जो मेटामर की जो बेसिक क्राइटेरिया है, दैट क्राइटेरिया इज बीइंग फॉलोड बाय ऑल फोर ऑप्शंस। वो है ना, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार, ये सारी कहानी इस वर्ड के अंदर है। अगर ऐसे है तो फिर तो चारों सही आंसर होने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो सी डबल बॉन्ड सी है, कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों करा? अल्फा डिग्री तब आंसर क्या होता है ना? डेमोक्रेसी है, दोनों साइड पे जा सकते हैं। तुम्हें कैसे मालूम होगा जब ये साइक्लिक कंपाउंड है? तो बता तो सकते हैं ना, इस वाले H को गायब कर दे, दो हाइड्रोजन होंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो 2 = 3, ये कौन सी मैथमेटिक्स है? यानी हमने क्लोरीन की पोजीशन ही चेंज कर दी। तो लिटरली हम कर क्या रहे? जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन थी दैट हैज बीन चेंज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। बहुत ही मासूम मगर बहुत ही बढ़िया सा सवाल। चलो ठीक है, अगर हमने पेंटेन में करी तो हमेशा कोई ना कोई कार्बन म्यूजियम में एक रूल है। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल आया? आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज भी आइसोमेर है और नेक्स्ट डे जो मंडे की क्लास है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और इफेक्ट्स है। देखो, इस क्लास का बेनिफिट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुमने पहले से कुछ पढ़ाई करी है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि तुम जहां पे फंसो उस जगह पे किसी हिंट के जरिए तुम्हें बाहर निकाला जा सके। पूरी आइसोमर और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 4 घंटे 3 घंटे में हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर तुम पहले से पढ़ कर आओगे तुम्हारा बेनिफिट है, नहीं पढ़ कर आओगे तुम्हारा टाइम पास हो रहा। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले कुछ लोग कह रहे हैं CO नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? कौन कह रहा है CO नहीं होनी चाहिए? उत्कर्ष सिंह, ध्यान रखना, सवाल के अंदर फॉल्ट निकाल नहीं सकते तुम, ठीक है? वो है ना, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार, ऐसा ही है। अब हो सकती है, अब हो सकती। तो ये छोटी छोटी बातें मत करा करो, बच्चों वाली बातें, ठीक है? एक बार तुम्हें खुद से सोचना चाहिए। अब यहाँ देखते, अब यहाँ पे अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ी हो ना तो तुम्हें लगेगा ये सब के सब कर सकते हैं, तुम्हें लगेगा ये सारे के सारे कर सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द फॉलोइंग तो दे नहीं रखा। अब टेक्निकली जो मेटामर के क्राइटेरिया है, जो मेटामर की जो बेसिक क्राइटेरिया है, दैट क्राइटेरिया इज बीइंग फॉलोड बाय ऑल फोर ऑप्शंस। ऑल फोर कैन थ्योरेटिकली गिव द मेटामर्स, बट प्रैक्टिकली आर दे कैपेबल? आंसर इज नो, दे आर नॉट कैपेबल। व्हाई? बिकॉज दिस चेन इज हैविंग 1 कार्बन एंड 2 कार्बन अरेंजमेंट। तो अगर तुमने चेंज करा तो क्या कर लोगे? 2 और 1 बना लोगे, तो वापस तो वही जनरेट कर रहे हैं ना जो पहले है। इस वाली केस में 1 और 1 को तुम कैसे ब्रेक कर सकते कि वो अनइक्वल, वो इनइक्वल हो, मतलब वो जो है ना वो इक्वल ना हो। तो 1 और 1 को किसी और तरीके से डिवाइड कर नहीं सकते। वापस फिर 1 और 2 है, इसे कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते? 1:2 दे रखी है, तुम इसे 2:1 कर लो। लेकिन उससे क्या आईयूपीएसी नियम चेंज होगा? क्या हम दूसरा आइसोमर क्रिएट कर सकते? नहीं, मगर इस वाली केस में कर सकते। ये 2:2 है, द नेक्स्ट पॉसिबल आइसोमर इज 1:3। तो आंसर है 4th। अब यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा, 1,3, ये सारी कहानी इस वर्ड के अंदर है। 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोन, 1,3 साइक्लोहेक्सेन डायोन, यानी कि इन दोनों के बीच में 1 और 3 का गैप होना चाहिए, यानी 1, 2, 3। यहाँ पे टेक्निकली देखो ये 1, 2, 3 लिख सकते हैं, ये 1, 2, 3 लिख सकते हैं, ये भी 1, 2, 3 लिख सकते हैं, 1, 2, 3 लिख सकते हैं। अगर ऐसे है तो फिर तो चारों सही आंसर होने चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। मान लो ये पहले से यहाँ पे एक OH था, ठीक है ना? मान लो ये यहाँ पे पहले से डबल बॉन्ड थी, डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, और तुमने इस O को इस वाली साइड पे डाल दिया, इस O को तुमने इस वाली साइड पे या इस वाली साइड पे डाल दिया, हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन को, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको तुमने, यहाँ पे ध्यान रखना, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इस वाली हाइड्रोजन को और इस वाली हाइड्रोजन को दोनों को ही माइग्रेट कर सकते हैं। इसके लिए दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों साइड जा सकते हैं, इक्वल चांसेस है। यानी डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकती है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकती है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए ऐसे चांसेस हो ही नहीं सकते। इसके लिए अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, ये अल्फा कार्बन ही, ये तो बीटा कार्बन है। अगर हम इस वाली कॉन्सेप्ट को किसी और ऑप्शन के ऊपर इंपोज करके देखें तो ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर है डबल बॉन्ड। इस वाली केस में ये अल्फा कार्बन है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड है। इस वाली केस में इसके लिए ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन अपनी जगह पे है। ये बात समझ आ गई सबके? हमने यहाँ पे यही नोटिस करना है कि वो अल्फा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लोकेटेड है या नहीं। इफ द लोकेशन इज ऑन द अल्फा कार्बन then it is going to be okay as per the theory. If it is on the beta or gamma then this is not okay. इतनी बात समझ आ गई? इसमें हमें देखना सिर्फ इतना था कि अल्फा पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है क्या। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन है, तो गलत आंसर है।
ठीक है, अब एक बार ही उस वाली सवाल के ऊपर आते, एक बंदा कह रहा था उसे क्या समझ नहीं आया। देखो भाई यहाँ पे क्या तकलीफ है, अगर हमने इस वाली कंपाउंड को ऐसे लिखा CH3SC3H7, तो क्या ये दोनों की आईपीसी नेम एक होगी? इनके आईपीसी नेम लिख कर देखो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि नहीं। ये क्या है, ये अल्कोक्सी अल्केन, थायो अल्कोक्सी अल्केन, इसमें क्या है थायोमिथॉक्सी प्रोपेन। तो नाम में फर्क है, थायो इथॉक्सी इथेन, थायोमिथॉक्सी प्रोपेन, फर्क है। समझ आ गई? जो बंदा कह रहा था नहीं समझ आया, देख लो भाई, हमने अगर इसकी, अगर मान लो इस वैसे ही अगर हम इसकी क्रिएट कर ले, ऐसा लिख ले C2H5C डबल बॉन्ड OCH3, क्या फर्क पड़ जाता है? पहले भी 4 कार्बन थे, और 2 ब्यूटेनॉन इसका आंसर था, 2 ब्यूटेनॉन। ये अभी भी 2 ब्यूटेनॉन ही है। जिसने पूछा था उसके समझ आया? चलो आगे बढ़ते। अब ये देखो, ये क्या है, हम लोगों ने 2 क्लास पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ी है और ये आइसोमर है, उन्हें मिक्स कर दिया, अब ये बन गया प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पे ई और जेड का क्या मतलब है? ई और जेड, ई है ट्रांस के लिए, एक ट्रांस का इक्विवेलेंट है और ये सिस की इक्विवेलेंट है। टेक्निकली क्या है, उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो C डबल बॉन्ड C है और हमने इसके साथ CH3 C2H5 और इस वाली साइड पे C2H5 और CH3 लगा रखी है, कंडीशन 1। कंडीशन 2, हमने एक ऐसे ही कंपाउंड ले रखे हैं, ऐसे ही फ्रेमवर्क ले रखा है और यहाँ पे ऐसा करा कि क्लोरीन लगा दी, इस वाली साइड पे ब्रोमीन लगा दी, इस वाली साइड पे आयोडीन और इस वाली साइड पे फ्लोरीन। अब अगर इसे सिस और ट्रांस बोले, तो क्या इसे भी बोलेंगे? आंसर है बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है वो है ई और जेड। तो इतनी बात समझ आ गई, लेकिन इन बातों, अगर तुम ये बात जान भी गए तो इसे सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी नहीं है ना। यहाँ तक बात खत्म हो गई। देखो ये पार्ट हमने तुम्हें ई और जेड के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे तुम एक सवाल कर सकते हैं कि सर यहाँ पे तो कोई क्लोरीन है ही नहीं, कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, फिर इन्होंने ऐसा क्यों करा? तो आंसर ये है, इन्होंने कन्वेंटली ऐसा कर रखा है, कन्वेंशन के बेसिस पे इन्होंने कर रखा है। टेक्निकली इन्हें सिस और ट्रांस लिखना चाहिए, मगर उन्होंने उसकी जगह ई और जेड लिखा है। तो हम कह सकते हैं फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रूल क्या है, इसके ऊपर सिस और ट्रांस लिख सकते हैं, ई और जेड लिख सकते हैं, लेकिन क्लोरीन वाले को, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनमें हमें अवॉइड करना होता है सिस और ट्रांस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, अब बड़े ध्यान से देखना। देखो हमने ऐसे हाथ उठा रखे है ना, तो ये है सिस, लेकिन हमने एक हाथ ऐसे नीचे टेढ़ा कर दिया, ये है ट्रांस। डबल बॉन्ड की लोकेशन एक साइड पे है तो सिस है, दोनों मुंह फुला के इधर उधर खड़े अपोजिट तो ट्रांस है। तो यहाँ पे देखो, अगर हमने इस डबल बॉन्ड के हिसाब से देखी तो एक ऊपर खड़ा है, एक नीचे खड़ा है, तो ये तो हो गया अपना ट्रांस। लेकिन अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लकीर भी ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है, ये सिस है। इसमें देखिए दोनों ही गिरे हुए हैं, ये भी नीचे गिरा है, ये भी नीचे गिरा है, तो ये सिस है। अब सिस को हमने क्या लिखा? सिस को हमने लिखी जेड, इसे लिखी ई और जेड, ई, तो आंसर हुआ जेड ई जेड। अब लोकेशन की बात है, ऑब्वियसली बात है, अगर हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ऑक्टा ट्राइन। देख लो कोई डाउट है तो पूछ सकते। तो यहाँ पे इसे आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि तुम्हें ये देखना है कि ये टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो रहे। यहाँ पे डबल बॉन्ड के देखो ऐसे ट्रैफिक वालों की तरह, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे, है ना। तो अगर दोनों हाथ एक साइड पे है तो अपना सिस है, हाथ अलग अलग है तो ट्रांस है। अब देखो बेटा, इस वाली सवाल पे आने से पहले तुम्हें छोटी सी स्क्रीनशॉट दिखाते है ना, और तुम इसके स्क्रीनशॉट लगा लेना, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अभी थोड़ा डिबेट कर रहे हैं, है ना, जो टॉपिक है उससे थोड़ा डिबेट कर रहे हैं, ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल इनपुट है। तो तुम चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट लगा लो। उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये 3 स्लाइड देखते, फिर उस वाली प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करने का चांस देते। तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे अगर हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने हैं और मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, किसी भी जगह से हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए बहुत ही आसान सी बात है, 2n कर दिया। अगर दोनों एंड एक जैसे नहीं है तो 2n कर दी। यहाँ पे इस चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि अगर उसने एनहांसर के बारे में पूछा तो ये सेपरेट करने का तरीका है।
एनाइंसोमर कितने हो गए, A/2 यानी कि अगर यहाँ पे 4 आइसोमर्स बन रहे थे तो 2 एनाइंसोमर है और 2 रेसिमिक मिक्सचर है और इसके अंदर कोई भी मेसोफॉर्म नहीं है। इतनी बात क्लियर है। एक बार तुम इसके स्क्रीनशॉट लगा लो और इस वाले की आंसर बताना कि इसकी आंसर कितनी आनी चाहिए। तो यहाँ देखो ये दोनों एंड्स बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, तो 2⁻³ करी, आंसर हो गया 8। ये पहली स्लाइड थी। अब दूसरी स्लाइड का मतलब है कि हमें ये देखना है कि अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तब क्या करें। अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो अपने पास 2 पॉसिबिलिटी है। अगर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई तो क्या ऑड नंबर से या इवन नंबर है। फॉर्मूला ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है। और ये प्रॉब्लम तुम्हें आएगी जब तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ोगे, तब वहाँ भी यही प्रॉब्लम आनी है। तो यहाँ पे जैसे ये मॉलिक्यूल है अपना, अगर हमने इस वाली प्लेन से डिवाइड करा, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए, लेकिन यहाँ पे जो कायरल सेंटर है ये इवन नंबर है, तो इवन के लिए फॉर्मूला अलग है और ऑड के लिए अलग है। इवन के लिए ये फॉर्मूला है। और अगर हमें इसमें मेसोमर निकालने हो, क्योंकि जो फाइनली है वो अपना A है और तुम देखोगे यहाँ पे M है, यानी कि हमें दोनों ही निकालने हैं। पहले हमें एक्टिव फॉर्म निकालना है, फिर इनएक्टिव फॉर्म निकालना है, मेजो इज इनएक्टिव फॉर्म। तो उस वाली केस में जो केस हम लोगों ने डिस्कस करी, उस वाली केस में भी क्या है, उस वाली केस में दोनों एंड्स एक जैसे हैं और जो ऑप्टिकल सेंटर्स है वो है 4, यानी कि इवन नंबर। तो वहाँ पे भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है, 2⁻⁴ - 1 प्लस 2⁻⁴/2 - 1। तो अगर तुमने इसे सॉल्व करा उस वाली प्रॉब्लम को तो 2⁻³ प्लस 2⁻1। सो आंसर इज गोइंग टू बी 8 + 2 दैट इज गोइंग टू बी 10, यानी ऑप्शन नंबर 1, जिस पे तुम्हारा शक गया ही नहीं। तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हम लोगों ने सवाल वैसे खोज रखे जो बिल्कुल मासूम से दिखते हो, है ना, लेकिन तुम उसकी मासूमियत पे गए, तुम्हारी जान जा सकती है। ऐसा ही हुआ, सिर्फ 10% लोगों को शक हुआ, पता नहीं उन्होंने सिक्का उछाला होगा, 1 2 ऐसे करके डाल दिया हो। तो यहाँ पे ये लॉजिक थी, ये स्लाइड हम लोगों ने बना रखी थी, मैं पता था कि तुम इस जगह फंसोगे, तो पूरी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट लगा लो, काम आ जाना है। अभी इसमें एक पार्ट और भी है कि अगर ऑड आ गई तब क्या करें, उसका भी है। उसके भी फॉर्मूले इससे काफ़ी मिलते जुलते हैं, उसके फॉर्मूले इससे काफ़ी मिलते जुलते हैं। बस पहले स्टेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी दूसरा पार्ट तो सेम है। ये पार्ट तो सेम है जो हम लोगों ने भी डिस्कस करा था ऑलमोस्ट। इस वाली पार्ट में क्या है, यहाँ पे 2n-1 करा और फिर इस वाली पार्ट में क्या करा, 2n-1/2 n-2 ऐसे लिख सकते इसे। तो एक बारी तुम इसे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और वापस आते हैं उस वाले फॉर्मूले के ऊपर। ज्योमेट्रिकल का भी है इसमें, हाँ सर, है ना, दोनों एक साथ हैं। तो एक बारी ज्योमेट्रिकल भी देख लेते हैं। हाँ बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का है, यहाँ भी वैसे ही है। अगर अनसिमेट्रिकल है तो कोई इशू ही नहीं, एक ही फॉर्मूला है। लेकिन अगर सिमेट्रिकल है तो फिर अपने पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस के फॉर्मूले अलग हैं। तो फिर अपने पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, दोनों ऑप्शंस के फॉर्मूले अलग है। और ये समझ लो कि अगर उन्हें प्रॉब्लम को मुश्किल करनी हुई तो वो इस वाली फॉर्मेट की जगह इस वाली फॉर्मेट पे जाएंगे, जहाँ पे पहली कन्फ्यूजन इस बात की होगी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और दूसरी कन्फ्यूजन कैलकुलेशन के टाइम पे होती है। होता क्या है, मेजॉरिटी लोग इस वाली फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, और अगर उन्हें पता भी हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस है तो नीचे अगर ऑड लगाना है, इवेंट की फॉर्मूला डाल दी, इवेंट फाइंड आउट करना ऑड लगा दिया, तो लोगों के फंसने के चांसेस तो बहुत होते हैं। देख लो इस बार फिर से वैसे ही, ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल हैं और यहाँ पे कायरल कार्बन 1 2 3 4 दोनों एंड बराबर है, एक जैसे है, 4 ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर्स है। सो वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज वैलिड फॉर इवन नंबर। दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर 1 वैल्यू इज 10। इस वाली केस में देखो, ये थोड़ी मेमोरी बेस्ड है मगर इसमें एक छोटी सी लॉजिक भी है, इसलिए इस वाली सवाल को सेलेक्ट करा है। बेसिकली इट्स ए मेमोरी बेस्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम जब बायोमॉलिक्यूल्स हुआ करता था, जब तो ये प्रॉब्लम बड़ी फेमस थी, और उसमें अगर उन्होंने अल्फा डी कर दी फिर वो सवाल और पूछते थे। मान लो बीटा डी करी तो ये सवाल, ये आंसर है। मान लो एक मिनट को, अल्फा डी करी तब आंसर क्या होता, मतलब तुम ये सोच रहे कि अल्फा या बीटा करा तो ऑप्टिकल सेंटर में चेंज हो जानी चाहिए। अल्फा या बीटा से ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर चेंज आ सकते क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। अब इसके दोनों आंसर हो सकते हैं यस और नो, है ना, डेमोक्रेसी है, दोनों साइड पे जा सकते हैं। क्या कहते हो, चेंज हो जाना है? देखते अगली स्लाइड में इसके आंसर लिख रखे हैं।
देखो बेटा यहाँ पे ये तो है ग्लूकोज का और इसके 5 कायरल सेंटर है। कौन से सेंटर नहीं है वो भी देख लेते हैं, कौन से सेंटर वैलिड नहीं है वो देख लेते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये वैलिड नहीं है, जिसमें 2 हाइड्रोजन आ गए ये वैलिड नहीं है। क्या ये वैलिड है? आंसर है वैलिड है, ये वैलिड है। इसके पॉइंट्स देख लो, इस वाली साइड पे हाइड्रोजन है, इस वाली साइड पे ये मॉलिक्यूल, इस वाली साइड पे ये मॉलिक्यूल। तुम्हें कैसे मालूम होगा? जब ये साइक्लिक कंपाउंड है तो तुमने क्या करा, इसके अपोजिट एक लाइन खींच के देख ली और ये देखा क्या ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर है, अगर कंडीशन अगर है तो फिर ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना। लेकिन अगर नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो हर बार तुम्हें क्या करना है, जिस वाली सेंटर की तुम बात कर रहे उसमें बिल्कुल डायगोनली अपोजिट फेंक के मारा तुमने कुछ और ये चेक करा कि क्या इसके मिरर इमेज क्रिएट हो रहे। अगर हो रहे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कार्बन के अंदर कोई डाउट तो है ही नहीं, 5 कायरल सेंटर है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब अगर तुम चाहो कि तुम इसे बीटा की जगह अल्फा कर लो तो क्या चेंज हो जाना है इसमें, बता तो सकते हैं ना। इस वाले H को गायब कर दे, गायब कर दे, इसे H को गायब कर दे ना, इसकी ना टांग तोड़ के नीचे डाल देते हैं। ये ऊपर खड़ा है ना, इसे नीचे फेंक दिया, लो जाओ, बस। कहीं और कोई चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना इस चीज का, कहीं भी कोई चेंज नहीं होनी है। ये नंबर 1 कार्बन है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ये पहली कार्बन है और यहाँ पे ही ज्योमेट्री चेंज हो जानी है। एक बारी ये दोनों नीचे की साइड पे, एक बारी एक नीचे की साइड पे, एक ऊपर की साइड पे। यही अल्फा बीटा की प्रॉब्लम है। लेकिन इससे नंबर ऑफ कायरल सेंटर चेंज हो गए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने अल्फा लिखा है, बीटा लिखा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें अल्फा और बीटा को आइडेंटिफाई करना हो तो ये तरीके हैं। क्या तरीके हैं? जैसे दे रखा है ये बीटा है क्योंकि दोनों दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा रोटेट करा, ऐसे घुमा दी नीचे की साइड पे, ऐसा कर दिया है ना, अगर हमने इसे ऐसा कर दिया तो अब ये अल्फा फॉर्म है। कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को उतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं करते। जैसे जो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर है, उसमें अगर तुम देखोगे तो वहां भी ऐसा ही होता है। किसी एक जगह से हाइड्रोजन गायब कर देते हैं, किसी एक जगह से हाइड्रोजन गायब कर दे, किसी एक जगह से ऑक्सीजन गायब करते। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन रिमूव कर दे, इतना ही करते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं आता, बस एक बहुत छोटी सी चेंज होती है जो पहली नज़र में अगर तुम प्रेशर में देख रहे हो तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। चलो देखो, यहाँ पे तो मैं पहले भी डिस्कस करा था लास्ट की क्लास में कि अगर कहीं पे टी शेप या वाई जंक्शन जैसा कुछ बन रहा है ना, कहीं पे वाई जंक्शन जैसा कुछ बन रहा, तो हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या कोई कायरल सेंटर है। और आंसर है कि अगर हमने यहाँ पे देखा अपना टाइम खराब कर रहे, अगर हम ऐसी जगहों पे देख रहे तो अपना टाइम खराब कर रहे। 2 हाइड्रोजन होंगे ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर यहाँ पे देखना है। इस वाली साइड पे ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन तो होगी ही होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस वाली जगह पे हमने यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी। अब क्या ये पार्ट इस वाली पार्ट की मिरर इमेज है? कैसे मालूम? यहाँ पे 2 सीधे साधे कार्बन, 2 सीधे साधे कार्बन, यानी ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए टी जंक्शन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आंसर है 0। पहली 0 कहाँ पे है? पहले में है, यानी यही आंसर है। लेकिन जो बच गए उसे भी देखना होगा। इस वाली केस में क्या है भाई, एक इस वाली सेंटर पे अगर हमने ऐसे करा तो यहाँ देखो, ये कार्बन तो ठीक है, ये भी कार्बन ठीक है, 2 सीधे सीधे कार्बन है, मगर यहाँ पे 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन है। तो 2 = 3, ये कौन सी मैथमेटिक्स है? नहीं है ना। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वैसा ही अगर हमने इस वाले के ऊपर ट्राई करा, डिवाइड इट, एंड वंस अगेन वी आर हैविंग ए पार्ट, this part is having 2 carbon, this is going to have 3 carbon. 2 and 3 cannot be symmetrical, so it is having 2 optically active center. कोई सके? अब यहाँ देखते, इस वाली साइड पे यहाँ पे देखा और यहाँ पे देखा। अब एक बारी हमें ये देखना होगा कि अगर हमने यहाँ से ऐसे लाइन क्रॉस करी तो अब देखो यहाँ पे इस वाली साइड पे 2 और इस वाली साइड पे 1, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होंगे हैं। इस वाली साइड पे करा तो फिर से वैसे ही है, 1 कार्बन और यहाँ पे कितने कार्बन आ गए उस वाली साइड पे?
ठीक है, क्योंकि वो जो रिंग है वो रिंग ही अनसिमेट्रिकल है, तो वहाँ पे सिमेट्री क्रिएट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सिमेट्री क्रिएट नहीं हो सकती, 5 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 4 की रिंग हो, 6 की रिंग हो तो कर सकते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कितने आ गए भाई, 1 2 3 4, और तो है नहीं कुछ, और है कुछ। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से करके देखना है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसमें तुम फंसोगे। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, इस पूरे केस में इस चीज़ का ध्यान रखना, ये जो क्लोरीन है ना अभी, ये एक कार्बन से अटैच है। कौन से कार्बन से? ये जो डॉट है ये फ्रंट का कार्बन है, जो डॉट है ये फ्रंट का कार्बन है, और ये जो सर्कल है ये बैक कार्बन है। तो ये स्टार्ट में बैक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, मगर इस बार ये बैक कार्बन के साथ जो दूसरी कार्बन है उस कार्बन के साथ अटैच है। यानी हमने क्लोरीन की पोजीशन ही चेंज कर दी। यहाँ पे हमने रिंग को भी चेंज करा मगर क्लोरीन की पोजीशन भी चेंज कर दी। तो ये पोजिशनल आइसोमर है क्योंकि हमने क्लोरीन की पोजीशन चेंज करी। अब कैसे मालूम पोजीशन चेंज करी? तो लास्ट टाइम ये रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच था, इस बार ये, तुम ऐसे देख लो, लास्ट टाइम ये नंबर 1 कार्बन के ऊपर, क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है हम वहाँ से नंबर स्टार्ट करते। तो अगर हम क्लोरीन की साइड से स्टार्ट करते तो ये नंबर 1 पे थी। अब हमने करा तो ये कहाँ पे है, और ये नंबर 1, पहले ये नंबर 2 पे है इस वाली साइड पे। अब यहाँ से नंबर चेंज हो गए और हमने ये चेन को लंबा लिया। तो देखो बच्चों, इस बार क्या हुआ, कार्बन की जो चेन है ये पहले एक कार्बन है सेंटर पे, 2 कार्बन के साथ सारी चीज़ें अटैच है, कुछ इसके साथ कुछ इसके साथ। अब पहली बार अगर मान लो हमने इस वाली कार्बन को पकड़ा तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ 3 कार्बन है। अगर उस वाली साइड पे जाए तो हमने क्या करा, 2 कार्बन पकड़ी और ये जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, और ये जो पीछे का पार्ट है इसके साथ 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। तो लिटरली हम कर क्या रहे, हमने कार्बन की चेन को ही चेंज कर दिया। हमने कार्बन की चेन ही चेंज कर दी। कोई फंक्शनल ग्रुप तो ऐसे भी इसमें नहीं है, इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी नहीं है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्या चेंज करी, हमने चेन की ओरिएंटेशन ही चेंज कर दी। जो कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन थी दैट हैज बीन चेंज्ड। ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की रोटेशन से जनरेट हो रही, और इनको रोटेट करना हमेशा आसान है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने एक कार्बन को इस जगह से तोड़ा और यहाँ से इस वाली कार्बन के ऊपर शिफ्ट करा, इसे कन्फॉर्मेशन नहीं कहते। बेटा ये बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, बहुत ही मासूम मगर बहुत ही बढ़िया सा सवाल, और देखते कितने लोग सही बनाते। देखो इस वाली केस में जो पहली नज़र में चीज़ें लगती वो क्या है, इनके एंड्स एक जैसे नहीं हैं, इनके एंड्स डिफरेंट हैं। और अगर ऐसा है तो 2n का फॉर्मूला काम करना चाहिए, ऐसा है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 4। तो आंसर आना चाहिए 2⁴ यानी कि 16, मगर ये गलत आंसर है। आंसर होना चाहिए 2⁻16 यानी कि गलत आंसर है। 4th कितने लोगों ने लिखा है, 20% लोगों ने 4th लिखा है, तो ये सभी गलत हो गए। अब इस वाली केस में हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ठीक है एंड्स तो एक अलग है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या 2 हाइड्रोजन है ना, तो क्या ये पार्ट सिस और ट्रांस जनरेट कर सकते हो? क्या ये जो कार्बन है ये सिस और ट्रांस जनरेट कर सकता? इस वाली पार्ट पे अपन कोई सिस और ट्रांस देख सकते हैं क्या? एक बार ट्राई करके देखो। इस वाली पार्ट पे कोई सिस और ट्रांस देख सकते हैं क्या? यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पे ट्रांस जनरेट कैसे कर सकते हैं? बात समझ आ गई? अभी आंसर नहीं बताया, अभी तुम्हें ये बताया कि अगर तुम सोच रहे 16 सही आंसर है तो गलत है, फिर सही क्या है देखते। तो यहाँ पे देखो इस वाली पार्ट पे इस वाली पार्ट पे सिस और ट्रांस जनरेट नहीं कर सकते। अब आते हैं इस वाली साइड पे, यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर हमने ट्रांस जनरेट करना है, मान लो हम उस वाली कार्बन के बीच में ट्रांस जनरेट करना चाहते हैं, तो जनरेट कर सकते हैं क्या? यहाँ पे इस कार्बन के साथ जनरेट कर सकते हैं क्या? इस कार्बन के 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड इस वाली साइड पे, तीसरी चौथी बॉन्ड इधर में है, तो यहाँ पे ट्रांस जनरेट हो सकती है क्या? इस वाली साइड पे क्या हम सिस और ट्रांस जनरेट कर सकते हैं? आंसर बहुत सिंपल है,
क्या कर सकते हैं, क्या भाई वहाँ हाइड्रोजन भी नहीं है। यहाँ तो कमाल की चीज़ ये है कि हमारे पास 2 ग्रुप होने चाहिए, वहाँ पे दूसरे ग्रुप है ही नहीं, कर ही नहीं सकते। तो अपने पास क्या है, कहने को 4 थे मगर 2 फालतू के निकल गए। क्यों निकल गए, इसके पास एक जैसे ग्रुप थे और इसके पास तो ग्रुप ही नहीं है। अब बच गए अपने पास 2। तो आंसर क्या हुआ, 2⁻²। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलो ये भी कर लेते हैं, और 2 सवाल, उसके बाद क्लास खत्म। चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, इसने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है। एंटी हमेशा स्टेबल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज द एंटी। और ऑब्वियस सी बात है कि एंटी हम इथेन और प्रोपेन के तो बना नहीं सकते, तो ये बनेगी किसकी, ब्यूटेन की बनेगी। और 6 से ज़्यादा हम बना नहीं सकते, यानी कि ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। लेकिन टेक्निकली ये ब्यूटेन के ऊपर ही डेवलप करता। क्यों, अगर हमने पेंटेन में करी तो हमेशा कोई ना कोई कार्बन अपोजिट तो हो ही सकता है। ये कार्बन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये सही आंसर है। वो जो हाँ, ये म्यूजो में एक रूल है, म्यूजो के अंदर एक रूल है, नो अपोजिट, नो 180 डिग्री ग्रुप्स। कोई भी ग्रुप ऐसे नहीं होने चाहिए जो 180 डिग्री पे हो। इसलिए यहाँ पे म्यूजो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो कोई भी ग्रुप 180 डिग्री पे होने ही नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये सारे ही हैं। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर Me है, और ऑप्शन नंबर 4 के अंदर हाइड्रोजन है। तो अगर ये 3 गायब हो गए तो बचे क्या, जो बच गया वही आंसर है, जो बचा वही आंसर है। तो बच्चों ये जो है ना, ये सारी चीज़ें ट्रिक है, ये सारी चीज़ें ट्रिक है। अब इनका बेनिफिट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। एक इंसान रिस्क लेता हो, एफर्ट लगाता हो, और थोड़ा डिसिप्लिन हो, थोड़ा मतलब अच्छा खासा डिसिप्लिन हो, उसकी अगर कंसिस्टेंसी है, अगर वो रिस्क ले रहा, एफर्ट लगा रहा और कंसिस्टेंट है, तो उसके रिजल्ट के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा है। इसमें से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग हो तो उसके रिजल्ट आने के चांसेस नहीं है। तुम ये सोचो कि क्या पढ़ाई करते हुए तुम्हारे दिमाग में, अगर मान लो हमने ये लिखा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, क्या नाम है इसका, इस वाले ग्रुप का नाम क्या है, इस वाले ग्रुप का नाम है एलाइल, बहुत बढ़िया। इस वाले ग्रुप का नाम है एलाइल, बहुत बढ़िया। अब अगर हमने क्या करा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और एक नेगेटिव चार्ज लगा दी, तो इस वाले ग्रुप का नाम क्या होगा। अब इस वाले ग्रुप का नाम क्या है, अगर हमने एलाइल में इस वाली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाली तो इसका नाम एलाइल एनायन लिख सकते हैं क्या। पहले इस बात के ऊपर कंसेंट बना लेते हैं कि क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं। भाई ये एलाइलिक एनायन कई बहुत ही कॉमन सी वर्ड है, एलाइलिक एनायन या एलाइल एनायन बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, इस बात से सभी एग्री करते हैं। बढ़िया। अब ये बताओ कि क्या तुम्हारे दिल में कभी ये ख्याल आया कि C डबल बॉन्ड C, और अगर इस डबल बॉन्ड के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दे तो क्या ये अब भी एलाइलिक एनायन है, क्या ये अब भी एलाइलिक एनायन है, और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों, और अगर नहीं है तो फिर इसका नेम क्या है, और अगर ये है तो रीजन क्या है। मतलब ऐसे ही हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता। मान लो हमें केमिस्ट्री नहीं आती और हमने पूछा कि भाई हमें तो लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, एक जैसा नाम लिख देते हैं। फिर मेरे दिमाग में आया कि ऐसे कैसे, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो अगर नाम एक है तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। देखो हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि लोग सोचते कैसे, कई सारे लोग सोचते हैं, ऐसे ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर कुछ नहीं हुआ, तो हम इसे एलाइल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। विनाइल तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, विनाइल में तो कार्बन ही कम हो गए, तो हम इसे नहीं लिख सकते। ये एलाइलिक एनायन है, आंसर है नहीं, ये एलाइलिक एनायन नहीं है। तो इसका नाम क्या है फिर, इसका नाम है प्रोप ENYL एनायन। बहुत सिंपल IUPAC नेम है ये। और लॉजिक क्या है, एलाइल के अंदर आपको जो कुछ भी करना है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे हमने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कुछ नहीं करा, जो भी करा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ करा है। तो ये जो बहुत छोटी सी चीज़ है, क्या करा, नेगेटिव चार्ज को की लोकेशन चेंज कर दी और तुम उसके अंदर फंस गए, क्योंकि तुमने कभी बैठ के ठंडे दिमाग से नहीं सोचा कि इसको इस वाली साइड पर डाल दे तो उसका नाम क्या होगा।
और ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, इसको पढ़ाना कहते हैं। चीज़ों का रट्टा मारना बहुत ही आसान काम है, रट के कोई डॉक्टर बन जाए होते, लेकिन बहुत कम होता। ये कॉन्सेप्ट तुमने कभी सोची थी, कभी तुम्हारे दिमाग में है ऐसा कुछ? ऐसा सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। हम जब ऐसा सोचेंगे, दिमाग के ऊपर लोड डालेंगे, तभी अपना इवोल्यूशन हो सकता है। पूरी इवोल्यूशन इस बात के ऊपर है क्योंकि इंसान ने इफर्ट लगाया। किसी ने अगले हाथ के यूज करे तो वो जीरा बन गया, है ना। कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता रहा, उसकी एब्डोमिनल मसल्स डेवलप हो गई, है ना। इवोल्यूशन ऐसा ही है। हमने अगर दिमाग यूज नहीं करा तो फिर करेंगे क्या? पेशेंट को मारेंगे ना। अच्छा चलो, अब लास्ट सवाल, घर जाने का टाइम है। तुमने ये देखा कि क्वेश्चन कितने सिस्टमेटिक, कितने ऑर्गेनाइज थे? तुमने महसूस करा कि क्वेश्चन कितने ऑर्गेनाइज थे? तो एक पूरी टीम होती है ना। कपिल सर तुम्हें स्क्रीन के सामने दिखते, हम तुम्हें स्क्रीन के सामने दिखते, लेकिन हमारी पूरी टीम होती है जो स्क्रीन के पीछे बैठी रहती है ना, जो तुम्हारे लिए इतना कुछ सोचती है। अपने सर है प्रशांत सर, आज प्रशांत, ये अपने सर है प्रशांत सर, NIT जमशेदपुर के हैं, और इन्होंने ही ये सारी स्लाइड ऑर्गेनाइज करी थी, सारी स्लाइड बनाई थी। मेरा काम सिर्फ बोर्ड के ऊपर बोलने का था। थैंक यू बोलो सर, कहो, बोलो सर हाय एक बारी। हाय। तो ये अपनी टीम है, छोटी सी टीम है जो तुम्हारे लिए इतना काम करती है। ठीक है बच्चों, चलो नमस्कार।